अध्याय 15 हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक। अगली सुबह उन्हें उम्मीद थी कि पर्सी ने अपनी चिट्ठी में जिस खबर का जिक्र किया था उसे खोजने के लिए हरमाइनी को दैनिक जादूगर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल अखबार लाने वाला उल्लू अभी दूध के जग के ऊपर से उड़ भी नहीं पाया था कि तभी हरमाइनी ने तेजी से सांस छोड़कर अखबार फैला लिया। पहले पन्ने पर ही डेलोरेस अम्बridge की एक बड़ी तस्वीर दिख रही थी, जिसमें वे इस हेडलाइन के नीचे खुलकर मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे पलक झपका रही थी। मंत्रालय की शैक्षणिक सुधार मुहिम, डेलोरेस अम्बridge पहली सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त। अम्बridge सर्वोच्च प्रशासक? हैरी ने स्याह अंदाज में कहा और उसका आधा टोस्ट उसकी उंगलियों से फिसल गया। इसका क्या मतलब है? हरमाइनी ने जोर से पढ़ा। कल रात एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जादू मंत्रालय ने नया कानून पारित किया है, जिससे अब हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय पर मंत्रालय का अभूतपूर्व नियंत्रण हो गया है। मंत्री जी के जूनियर असिस्टेंट पर्सी वीजली का कहना है, मंत्री जी कुछ समय से हॉगवर्ट्स की घटनाओं को लेकर परेशान हो रहे हैं। चिंतित माता पिताओं ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई थी, जिन पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। माता पिता महसूस कर रहे थे कि स्कूल जिस दिशा में जा रहा था वह ठीक नहीं थी। यह पहली बार नहीं है जब जादू मंत्रालय ने हॉगवर्ट्स के बारे में निर्णय लिया है। पिछले कुछ सप्ताहों में कॉर्नेलियस फज ने जादूगरी के स्कूल में सुधार लाने के लिए कई नए कानून बनाए हैं। 30 अगस्त को ही शैक्षणिक कानून क्रमांक 22 पारित किया गया था। इसके तहत यदि वर्तमान हेडमास्टर किसी टीचर के पद के लिए उम्मीदवार नहीं खोज पाए तो मंत्रालय उचित व्यक्ति चुनेगा। पर्सी ने कल रात को बताया, हॉगवर्ट्स में टीचर के पद पर डेलोरेस अम्बridge की नियुक्ति इसी प्रकार हुई थी। डंबलडोर किसी को नहीं खोज पाए, इसलिए मंत्री जी ने अम्बridge को नियुक्त कर दिया और जाहिर है वे तत्काल सफल हुई। वे क्या हुई? हैरी ने जोर से कहा। रुको, अभी और है, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। वे तत्काल सफल हुई। उन्होंने गुप्त कलाओं से रक्षा के शिक्षण में क्रांति कर दी और हॉगवर्ट्स में रहते हुए मंत्री जी को इस बात की पूरी जानकारी दी कि वहां सचमुच क्या हो रहा है। हॉगवर्ट्स पर नजर रखने के उनके इस कार्य को मंत्रालय ने शैक्षणिक कानून क्रमांक 23 पारित करके अब औपचारिक रूप दे दिया है, जिसके तहत हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक का नया पद निर्मित किया गया है। पर्सी वीजली के अनुसार मंत्री जी की योजना के मुताबिक यह एक नया रोमांचक कदम है, जिससे वो हॉगवर्ट्स के गिरते स्तर को सुधारना चाहते हैं। सर्वोच्च प्रशासक के पास अपने सभी साथी टीचर्स का इंस्पेक्शन करने की शक्तियां होंगी और ये सुनिश्चित करने की भी कि वे अपना काम सही तरीके से करें। प्रोफेसर अम्बridge को यह पद उनके टीचर के पद के अतिरिक्त सौंपा गया है और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय के नए कदम का हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों के माता पिताओं ने स्वागत किया है। 41 वर्षीय ल्यूसियस मैल्फॉय ने कल रात को अपने विल्टशायर मैंशन से कहा, अब जाकर मुझे राहत मिली है। अब मुझे तसल्ली मिली है कि डंबलडोर का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मूल्यांकन हो रहा है। अपने बच्चों का दिल से भला चाहने वाले हम में से कई लोग पिछले कुछ सालों से डंबलडोर के कुछ अजीब निर्णयों को लेकर चिंतित थे और हमें ये जानकर खुशी हुई कि मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है। डंबलडोर के अजीब निर्णयों में बेशक विवादास्पद टीचर्स की नियुक्तियां शामिल हैं, जिसका जिक्र इस अखबार में पहले किया जा चुका है। उन्होंने नर भेड़िए रीमस ल्यूपिन, अर्धदानव रूबियस हैग्रिड और अर्धविकसित पूर्व औरर बावरिन नैन मूडी को टीचर बना दिया था। जाहिर है इस तरह की अफवाह है। कभी अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ के भूतपूर्व चेयरमैन और जादूगर न्याय सभा के भूतपूर्व प्रमुख जादूगर एल्बस डंबलडोर अब हॉगवर्ट्स के प्रतिष्ठित स्कूल को कुशलता से नहीं चला पा रहे हैं। मंत्रालय के एक अंदरूनी सूत्र ने कल रात बताया, मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्रशासक की नियुक्ति यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि हॉगवर्ट्स में एक ऐसा हेडमास्टर रहे जिस पर हम सभी भरोसा कर सकें। जादूगर न्याय सभा के वरिष्ठ गण ग्रिसेल्डा मार्चबैंक्स और टाइबेरियस ऑक्टेन ने हॉगवर्ट्स में सर्वोच्च प्रशासन के नए पद के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मैडम मार्चबैंक्स ने कहा, हॉगवर्ट्स एक स्कूल है, कॉर्नेलियस फज के ऑफिस की शाखा नहीं है। यह एल्बस डंबलडोर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक और घटिया साजिश है। विद्रोही पिशाच समूहों के साथ मैडम मार्चबैंक्स के कथित संबंधों के बारे में विस्तार से जानने के लिए पृष्ठ 17 पढ़ें। हरमाइनी ने पढ़ना खत्म किया और टेबल के पार बाकी दोनों की तरफ देखा। तो अब पता चला कि हमें अम्बridge को क्यों झेलना पड़ रहा है। फज ने शैक्षणिक कानून पारित करके उन्हें हम पर थोप दिया और अब उन्होंने अम्बridge को दूसरे टीचर्स के इंस्पेक्शन की शक्ति भी दे दी है। हरमाइनी तेजी से सांस ले रही थी और उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह तो बहुत ही बुरा है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बुरा है, हैरी ने कहा। उसने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा जो टेबल के ऊपरी हिस्से को जकड़े हुआ था। वहां उसे उन शब्दों के हल्के सफेद निशान दिखे जो अम्बridge के कारण उसकी चमड़ी पर अब तक उभरे हुए थे। लेकिन रॉन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। क्या हुआ? हैरी और हरमाइनी ने उसे घूरते हुए एक साथ पूछा।
ओह, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अम्बरिज मैकगोनागल का इंस्पेक्शन करे, रॉन ने खुशी से कहा। अम्बरिज को तो पता ही नहीं चलेगा उन्हें किस चीज ने धराशायी कर दिया। चलो, हरमाइनी ने उछलते हुए कहा। अच्छा होगा कि हम अब चल दें। अगर वे बिन्स की क्लास का इंस्पेक्शन कर रही होंगी तो हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर अम्बरिज जादू की इतिहास की क्लास का इंस्पेक्शन नहीं कर रही थी, जो पिछले सोमवार जितनी ही नीरस थी। वे स्नेप के तहखाने में भी नहीं दिखी। जब वे जादुई काढ़े के 2 पीरियड्स पढ़ने के लिए वहां पहुंचे, स्नेप ने हैरी का मूल स्टोन वाला निबंध उसे लौटा दिया। उस पर ऊपर वाले कोने पर एक बड़ा नुकीला काला डी लिखा था। मैंने तुम लोगों को ग्रेड दे दिया है जो तुम्हें ओडब्ल्यूएल परीक्षा में यह निबंध लिखने पर मिलता। स्नेप ने व्यंग्यात्मक मुस्कान से उनके पीछे घूमते हुए और उनका होमवर्क उन्हें लौटाते हुए कहा। इससे तुम्हें एक यथार्थवादी अनुमान लग जाएगा कि परीक्षा में तुम्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। स्नेप क्लास के सामने पहुंच गए और उनकी तरफ चेहरा करके खड़े हो गए। ज्यादातर विद्यार्थियों का इस बार का होमवर्क बहुत ही घटिया था। अगर ये परीक्षा होती तो तुम में से ज्यादातर फेल हो गए होते। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस सप्ताह के निबंध में ज्यादा मेहनत करोगे, जो जहर उतारने वाले विचारों के बारे में है, और मैं उन मूर्खों को सजा दूंगा जिन्हें डी मिलेगा। वे मुस्कुराए जब मेल्फॉय ने खीखी की और थोड़ी तेजी से फुसफुसा कर कहा, कुछ लोगों को डी भी मिला है। आहा। हैरी को एहसास हुआ कि हरमाइनी कनखियों से देख रही थी कि उसे कौन सा ग्रेड मिला है। उसने अपने मूनस्टोन के निबंध को फटाफट अपने बैग में डाल लिया। वह सोच रहा था कि इस जानकारी को गोपनीय रखना ही अच्छा रहेगा। हैरी स्नेप को इस क्लास में फेल करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखे निर्देशों की हर लाइन को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद ही उन पर अमल किया। उसका शक्तिवर्धक काढ़ा हरमाइनी के काढ़े जैसा साफ आसमानी नीला तो नहीं था, लेकिन कम से कम यह नीला तो था। वह नेविल के काढ़े की तरह गुलाबी नहीं था, और उसने क्लास के आखिर में अपनी शीशी स्नेप की डेस्क पर राहत और आवेश के साथ रखी। जब वे तहखाने के बाहर की सीढ़ियां चढ़कर लंच के लिए प्रवेश हॉल के पार जाने लगे तो हरमाइनी बोली, ये पिछले सप्ताह जितना बुरा नहीं था, है ना? और होमवर्क भी ज्यादा बुरा नहीं है ना? जब रॉन और हैरी दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह आगे बोली, मेरा मतलब है अगर वे ओडब्ल्यूएल के मानदंड के हिसाब से अंक दे रहे हैं तो मुझे सबसे ऊंचे ग्रेड की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो पासिंग ग्रेड मिलना भी बड़ी बात है ना? हैरी ने अपने गले से एक हल्की सी आवाज निकाली। जाहिर है इस वक्त और परीक्षा के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमारे पास सुधारने के लिए काफी समय है, लेकिन हमें अभी जो ग्रेड मिल रहे हैं वे एक तरह से पैमाना है ना? एक ऐसी नींव जिस पर हम आगे मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। वे गरुड़द्वार की टेबल पर एक साथ बैठ गए। जाहिर है अगर मुझे ओ मिला होता तो मैं रोमांचित हो जाती। हरमाइनी, रॉन ने तीखी आवाज में पूछा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हमें कौन से ग्रेड मिले तो सीधे सीधे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरा मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुम मुझे बताना ही चाहते हो। मुझे पी मिला है, रॉन ने अपने कटोरे में सूप भरते हुए कहा। अब तो खुश हो? इसमें शर्म की क्या बात है? फ्रेड ने कहा, जो अभी अभी जॉर्ज और ली जॉर्डन के साथ टेबल पर आया था तथा हैरी की दाहिनी तरफ बैठ गया था। अच्छे स्वस्थ पी में कोई बुराई नहीं है, हरमाइनी ने कहा। लेकिन पी का तो मतलब होता है पुअर, ली जॉर्डन ने कहा। फिर भी डी से तो अच्छा ही है ना, जिसका मतलब ड्रेडफुल होता है। ड्रेडफुल यानी भयानक। हैरी को महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो गया है और उसने नकली खांसी का नाटक किया। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तब भी उसे यह देखकर अफसोस हुआ कि हरमाइनी अब भी ओडब्ल्यूएल ग्रेड्स के बारे में पूरे जोश से बातें कर रही थी। वह कह रही थी, तो सबसे ऊंचा ग्रेड है ओ यानी आउटस्टैंडिंग, और फिर आता है ए, नहीं ई, जॉर्ज ने उसे सुधारते हुए कहा, जिसका मतलब है एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद से ज्यादा। और मुझे हमेशा से यही लगता था कि फ्रेड और मुझे तो हर विषय में ई मिलना चाहिए था, क्योंकि हम परीक्षा में बैठे यही उम्मीदों से बढ़कर था। हरमाइनी को छोड़कर सभी हंसने लगे, जो आगे भी इसी विषय पर बोलती रही। तो ई के बाद ए आता है यानी एक्सेप्टेबल, संतोषजनक, और यह आखिरी पासिंग ग्रेड है ना? हाँ। फ्रेड ने एक पूरा रोल सूप में डुबाया और मुंह में रखकर पूरा निगल लिया। इसके बाद पी आता है यानी पुअर, रॉन ने अपने दोनों बाहें उठाकर बनावटी उल्लास दिखाया, और फिर डी यानी ड्रेडफुल मिलता है, और फिर टी, जॉर्ज ने याद दिलाया। टी? हरमाइनी ने दहशत से पूछा। डी से भी नीचे वाला ग्रेड टी का क्या मतलब होता है? ट्रॉल यानी दैत्यों जितना मंदबुद्धि, जॉर्ज ने तत्काल जवाब दिया।
हैरी दोबारा हंसा। हालांकि उसे पता नहीं था कि जॉर्ज मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था। उसने हरमाइनी से छिपाने की कल्पना की कि उसे अपने सभी OWL के पेपरों में टी मिले थे और तत्काल संकल्प किया कि वो अब ज्यादा मेहनत से पढ़ेगा। फ्रेड ने उससे पूछा, अभी तक तुम लोगों की क्लासों का इंस्पेक्शन हुआ या नहीं? नहीं, हरमाइनी ने तत्काल जवाब दिया। और तुम्हारी क्लास का? अभी लंच से ठीक पहले हुआ था, जॉर्ज ने कहा। सम्मोहन, हैरी और हरमाइनी ने एक साथ पूछा। कैसा रहा? फ्रेड ने कंधे उचका दिए। ज्यादा बुरा नहीं रहा। अमृत कोने में मंडराती हुई एक क्लिपबोर्ड पर नोट्स लेती रही। तुम फिल्टविक को तो जानते ही हो, उन्होंने उनके साथ मेहमान जैसा बर्ताव किया, इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अमृत ज्यादा कुछ नहीं बोली। एलिसिया से एक दो सवाल पूछे कि क्लासेस समान स्थिति में कैसी चलती हैं। एलिसिया ने उन्हें बता दिया कि क्लासेस सचमुच अच्छी रहती हैं। बस यही हुआ। मुझे नहीं लगता कि फिल्टविक को कम नंबर मिलेंगे, जॉर्ज ने कहा। उनकी परीक्षाओं में आमतौर पर सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं। फ्रेड ने हैरी से पूछा, आज दोपहर को तुम्हारी कौन सी क्लास है? ट्रिलोनी। अगर किसी को टी मिल सकता है तो उन्हें ही मिलेगा, और अम्बरिज को भी। देखो, अच्छे लड़के की तरह रहना और आज अम्बरिज के सामने अपने गुस्से पर काबू रखना, जॉर्ज ने कहा। अगर तुम दोबारा क्विडिच की प्रैक्टिस में नहीं आए तो एंजेलिना पागल हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर अम्बरिज को देखने के लिए हैरी को गुप्त कलाओं से रक्षा विषय की क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ा। ज्योतिष की क्लास के अंधेरे कमरे में बिल्कुल पीछे बैठकर वो अपनी सपनों की डायरी बाहर निकाल ही रहा था कि तभी रॉन ने उसकी पसलियों में कोनी मारी। हैरी ने पलट कर देखा। प्रोफेसर अम्बरिज फर्श में बने गोल दरवाजे में से निकलकर ऊपर आ रही थी। सभी विद्यार्थी खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन अम्बरिज को देखते ही एकदम चुप हो गए। प्रोफेसर ट्रिलोनी विद्यार्थियों को द ड्रीम ओरेकल पुस्तक बांट रही थी। अचानक हुई खामोशी के कारण उन्होंने तत्काल चारों तरफ देखा। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर ट्रिलोनी, अम्बरीज ने अपनी चिरपरिचित चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है आपको मेरी चिट्ठी मिल रही होगी क्लास के इंस्पेक्शन के समय और तारीख के बारे में। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने बहुत असंतोष दिखते हुए सिर झटक दिया और प्रोफेसर अम्बरीज की तरफ पीट करके पुस्तकें बांटती रही। प्रोफेसर अम्बरीज ने मुस्कुराते हुए सबसे करीबी वाली कुर्सी क्लास के सामने कर ली ताकि यह प्रोफेसर ट्रिलोनी की कुर्सी से बस कुछ इंच पीछे रहे। फिर उन्होंने बैठकर अपने फूल वाले बैग से क्लिपबोर्ड निकाला और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगी। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने थोड़े कांपते हाथों से अपना शॉल कसकर लपेट लिया और अपने बड़े चश्मे से विद्यार्थियों को देखने लगी। हम आज भी भविष्यदर्शी सपनों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी स्वाभाविक रहस्यमय आवाज में बोलने का एक साहसिक प्रयास किया, हालांकि यह थोड़ी कांप रही थी। दो दो की जोड़ियां बना लो और द ड्रीम ओरेकल पुस्तक की मदद से सामने वाले के हाल में देखे सपने का विश्लेषण करो। वे अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगी, लेकिन जब उन्होंने उसके ठीक पास प्रोफेसर अम्बरिज को बैठते देखा तो वे चौंक गई। वे तत्काल पार्वती और लेवेंडर की तरफ घूम गई, जो पार्वती के सपने के बारे में गहरी चर्चा में डूबी हुई थी। हैरी ने द ड्रीम ओरेकल पुस्तक खोली और चुपके से अम्बरिज को देखने लगा। वे अपने क्लिपबोर्ड पर नोट्स ले रही थीं। कुछ मिनट बाद वे खड़ी हुई और ट्रिलोनी के पीछे पीछे चलने लगी। वे विद्यार्थियों के साथ उनकी बातचीत सुनती जा रही थी और बीच बीच में सवाल पूछती जा रही थी। हैरी ने अपना सिर तेजी से अपनी पुस्तक में छिपा लिया। जल्दी से किसी सपने के बारे में सोचो, उसने रॉन से कहा। कहीं वो बूढ़ी मेंढकी हमारी तरफ ना आ जाए। रॉन ने विरोध किया। मैंने पिछली बार अपना सपना बताया था, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे अपना सपना बताओ। ओह, मैं नहीं जानता, हैरी ने हताशा से कहा, जो पिछले कुछ दिनों का कोई सपना याद नहीं कर पाया। चलो मान लेते हैं मैंने सपने में देखा कि मैं स्नेप को अपनी कढ़ाई में डुबा रहा था। हाँ, यह ठीक रहेगा। रॉन ने हंसते हुए अपनी ड्रीम ओरेकल खोली। ठीक है, हम तुम्हारी उम्र को उस तारीख में जोड़ देते हैं जब तुमने सपना देखा था। फिर उसमें विषय के अक्षरों की संख्या भी जोड़ देते हैं। विषय क्या था, डूबना या कढ़ाई या स्नेप? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी चुन लो, हैरी ने कहा और पीछे की तरफ निगाह डाली। प्रोफेसर अम्बरिज प्रोफेसर ट्रिलोनी के कंधे के ठीक पीछे झुककर नोट्स लिख रही थी, जबकि ट्रिलोनी नेविल से उसकी सपनों की डायरी के बारे में सवाल पूछ रही थी। यह सपना तुमने किस रात को देखा था? रॉन ने पूछा, जो गिनती करने में जुटा हुआ था। हैरी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, तुम्हारी मर्जी हो तो कल रात को मान लो। उसका पूरा ध्यान तो इस तरफ लगा हुआ था कि अम्बरिज प्रोफेसर ट्रिलोनी से क्या कह रही थी। वह उससे और रॉन से अब सिर्फ एक टेबल दूर थी। प्रोफेसर अम्बरिज अपने क्लिपबोर्ड पर फिर से लिख रही थी और ट्रिलोनी बहुत परेशान लग रही थी। प्रोफेसर अम्बरिज ने ट्रिलोनी को देखते हुए पूछा, आप इस पद पर कितने लंबे समय से हैं?
प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उनकी तरफ देखकर त्योरियां चढ़ा ली। उन्होंने अपने हाथ बांध लिए और कंधे झुका लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंस्पेक्शन के अपमान से बचने की पूरी कोशिश कर रही थीं। उन्होंने थोड़ी देर सोचा। आखिर वे इस नतीजे पर पहुंची कि यह सवाल अपमानजनक नहीं है। इसलिए उन्होंने गहरे द्वेषपूर्ण अंदाज में जवाब दिया, लगभग 16 साल से। काफी समय हो गया, प्रोफेसर अम्बरिज ने अपने क्लिपबोर्ड पर लिखते हुए कहा। तो आपको प्रोफेसर डम्बलडोर ने नियुक्त किया था? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने रूखी आवाज में पूछा। हाँ, प्रोफेसर अम्बरिज ने एक बार फिर लिखा। और आप मशहूर ज्योतिषी कैसेल्ड्रा ट्रिलोनी की पर नातिन हैं? हाँ, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने अपना सिर थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा। क्लिपबोर्ड पर एक और टिप्पणी लिखी गई। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं गलत हूं तो बता दे कि कैसेल्ड्रा के बाद आप अपने परिवार में पहली हैं जिसे भविष्य दृष्टि मिली है। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा, ये शक्तियां अक्सर 3 पीढ़ियों बाद फिर से प्रकट होती हैं। प्रोफेसर अम्बरिज की मेंढकी जैसी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। जाहिर है, उन्होंने एक और टिप्पणी लिखते हुए मीठी आवाज में कहा। अच्छा, तो आप मेरे लिए कोई भविष्यवाणी कर सकती हैं? वे अब भी मुस्कुरा रही थीं। प्रोफेसर ट्रिलोनी का शरीर सख्त हो गया, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी, उन्होंने कहा और शॉल को अपनी पतली गर्दन पर कसकर जकड़ लिया। प्रोफेसर अम्बरिज ने बहुत स्पष्टता से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी करें। अब क्लास में हैरी और रॉन ही पुस्तकों के पीछे से चोरी छिपे देख और सुन नहीं रहे थे। क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी प्रोफेसर ट्रिलोनी को जमकर घूर रहे थे जब वे तनकर खड़ी हुई, जिससे उनके मन के और चूड़ियां खनकने लगी। उन्होंने आहत स्वर में कहा, अंदरूनी आंख किसी के आदेश पर भविष्य नहीं देख सकती। अच्छा, प्रोफेसर अम्बरिज ने अपने क्लिपबोर्ड पर एक और टिप्पणी लिखते हुए धीरे से कहा। मैं लेकिन ठहरे, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने अचानक कहा। अब वे अपनी सामान्य रहस्यमयी आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसका रहस्यमय प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ गया था क्योंकि यह गुस्से से कांप रही थी। मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिख रहा है जिसका संबंध आपसे है। मुझे कुछ आभास हो रहा है, कोई काली सी चीज, कोई गंभीर खतरा। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ कांपती उंगली से इशारा किया, जो त्योरियां चढ़ाकर उनकी तरफ भावहीन तरीके से मुस्कुराती रही। मुझे डर है कि आप बहुत गंभीर खतरे में हैं, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने नाटकीय अंदाज में अपनी बात पूरी करते हुए कहा। खामोशी छा गई। प्रोफेसर अम्बरिज ने प्रोफेसर ट्रिलोनी को बोहें चढ़ाकर देखा। ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा और एक बार फिर अपने क्लिपबोर्ड पर लिखने लगी। अगर आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ कोशिश यही है। वे मुड़कर चली गई। प्रोफेसर ट्रिलोनी वहीं पर जमी रह गईं। उनकी छाती कांप रही थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और वह समझ गया कि रॉन भी वही सोच रहा था जो वह सोच रहा था। वे दोनों जानते थे कि प्रोफेसर ट्रिलोनी धोखेबाज थी, लेकिन दूसरी तरफ वे अम्बरिज से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि वे ट्रिलोनी की तरफ थे। लेकिन यह सहानुभूति कुछ समय तक ही रही, क्योंकि कुछ पल बाद वे उन पर हावी हो गई। तो उन्होंने हैरी की नाक के नीचे अपनी लंबी उंगलियां चटकाते हुए तेज आवाज में पूछा। मुझे बताओ कि तुमने अपने सपनों की डायरी की शुरुआत कैसे की है? जब उन्होंने तेज आवाज में हैरी के सपनों का विश्लेषण पूरा किया, जिन सभी में, यहाँ तक कि दलिया खाने वाले सपने में भी उन्होंने भयंकर और असमय मृत्यु की भविष्यवाणी की, तो उनके प्रति हैरी की सहानुभूति काफी कम हो गई। इस दौरान प्रोफेसर अम्बरिज कुछ फुट दूर खड़ी होकर क्लिपबोर्ड पर नोट्स लिखती रही। घंटी बजने पर वे चांदी जैसे रंग की सीढ़ी से सबसे पहले नीचे उतरी और जब विद्यार्थी 10 मिनट बाद गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में पहुंचे तो वे वहां उनका इंतजार कर रही थी। विद्यार्थियों के कमरे में दाखिल होते समय वे गुनगुना और मुस्कुरा रही थी। जब सभी विद्यार्थी रक्षात्मक जादुई सिद्धांत पुस्तक निकाल रहे थे तो हैरी और रॉन ने हरमाइनी को ज्योतिष की क्लास में हुई घटना के बारे में बता दिया। हरमाइनी को इस बारे में इसलिए नहीं पता था क्योंकि वह उस वक्त अंकों का जादुई महत्व की क्लास में थी, लेकिन हरमाइनी के कुछ पूछने से पहले ही प्रोफेसर अम्बरिज ने क्लास को खामोश रहने की हिदायत दी। छड़ियां दूर रख दो, उन्होंने मुस्कुराकर निर्देश दिया। जिन लोगों ने उम्मीद लगाकर छड़ियां बाहर निकाल ली थी, उन्होंने दुखी होकर उन्हें दोबारा अपने बैग में रख लिया। पिछली क्लास में हमने एक अध्याय पूरा कर लिया था। मैं चाहती हूँ कि आज आप सभी पेज 19 खोलें तथा अध्याय 2 समान रक्षात्मक सिद्धांत तथा उसकी व्युत्पत्ति पढ़ें। बातें करने की कोई जरूरत नहीं है।
उनके चेहरे पर अब भी वही जानी पहचानी मुस्कान थी जो आत्मसंतुष्टि से भरपूर थी। वे मुस्कुराती हुई अपनी डेस्क पर बैठ गईं। विद्यार्थियों ने पेज 19 खोलते समय आ भरी, जो स्पष्टता से सुनाई दी। हैरी ने मन महसूस कर सोचा कि क्या इस पुस्तक में इतने पेज हैं कि वे उन्हें पूरे साल पढ़ा सके। वो विषय वस्तु वाले पन्ने की जांच करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि हरमाइनी का हाथ एक बार फिर हवा में उठ गया था। प्रोफेसर अम्बridge का ध्यान भी इस तरफ चला गया था। यही नहीं, उन्होंने दरअसल इस तरह की अप्रत्याशित घटना से निपटने की एक नई रणनीति भी बना ली थी। हरमाइनी को अनदेखा करने का नाटक करने के बजाय वे उठकर खड़ी हुई और सामने वाली डेस्कों के बीच से होती हुई हरमाइनी के ठीक सामने आ गई। फिर वे झुककर फुसफुसाई ताकि क्लास के बाकी विद्यार्थी उनकी बात न सुन पाए। इस बार क्या हुआ मिस ग्रेंजर? हरमाइनी बोली। मैं अध्याय 2 पढ़ चुकी हूँ। तो फिर 3 पढ़ो। मैंने वो भी पढ़ लिया है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली है। प्रोफेसर अम्बridge ने पलकें झपकाई, लेकिन लगभग तत्काल खुद को संभाल लिया। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि अध्याय 15 में स्लिंकहार्ट प्रतिकारक मंत्रों के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि प्रतिकारक मंत्रों का नाम गलत रखा गया है, हरमाइनी ने तत्काल कहा। वे कहते हैं कि प्रतिकारक मंत्र तो मंत्रों का ही दूसरा नाम है। लोग अपने मंत्रों को ज्यादा स्वीकारनीय बनाने के लिए उन्हें प्रतिकारक मंत्र का नाम दे देते हैं। प्रोफेसर अम्बridge ने अपनी भौहें उठाई। हैरी जान गया था कि न चाहते हुए भी वह हरमाइनी के जवाब से प्रभावित हुई थी। हरमाइनी ने आगे कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। प्रोफेसर अम्बridge की भौहें थोड़ी और ऊपर उठ गई और उनकी निगाह ज्यादा ठंडी हो गई। उन्होंने दोहराया, तुम ऐसा नहीं मानती? हाँ, हरमाइनी ने कहा, जो अम्बridge की तरफ फुसफुसा नहीं रही थी बल्कि इतनी स्पष्ट और तेज आवाज में बोल रही थी कि क्लास के बाकी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो गया था। मिस्टर स्लिंकहार्ट को मंत्र पसंद नहीं है ना? लेकिन मुझे लगता है कि उनका रक्षात्मक प्रयोग किए जाने पर वे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। प्रोफेसर अम्बridge फुसफुसाना भूल गई और सीधे खड़ी हो गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, ओह, तो तुम ऐसा सोचती हो? लेकिन मिस ग्रेंजर, मुझे अफसोस है कि इस क्लास में तुम्हारी नहीं बल्कि मिस्टर स्लिंकहार्ट की राय महत्वपूर्ण है। लेकिन हरमाइनी ने कहना शुरू किया। इतना ही काफी है, प्रोफेसर अम्बridge ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा करते हुए कहा। वे दोबारा सामने पहुंच गईं और विद्यार्थियों के सामने खड़ी हो गईं। क्लास शुरू होते समय उन्होंने खुशी का जो नाटक किया था वो अब उड़नछू हो गया था। मिस ग्रेंजर, मैं गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम करती हूँ। इस पर विद्यार्थी बुदबुदाने लगे। किस लिए? हैरी ने गुस्से से पूछा। हरमाइनी तत्काल धीरे से बोली, तुम बीच में मत बोलो। बेकार के सवाल पूछकर मेरी क्लास में व्यवधान डालने के लिए, प्रोफेसर अम्बridge ने रेशमी आवाज में कहा। मैं यहाँ पर तुम लोगों को मंत्रालय द्वारा अनुशासित तरीके से पढ़ाने आई हूँ। इसमें विद्यार्थियों को यह इजाजत नहीं है कि वे ऐसे मामलों में अपनी राय व्यक्त करें जिनके बारे में वे बहुत कम जानते हों। इस विषय पर तुम्हारे पिछले टीचर्स ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा छूट दी थी, लेकिन उनमें से कोई भी मंत्रालय के इंस्पेक्शन में पास नहीं हो पाता। सिर्फ प्रोफेसर क्विरिल ही इसके अपवाद थे जो तुम्हारी उम्र के लिए उचित विषयों तक ही सीमित रहे। हाँ, क्विरिल बहुत अच्छे टीचर थे, हैरी ने जोर से कहा। बस उनके साथ एक छोटी सी दिक्कत यह थी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उनके सिर के पीछे से झांक रहा था। इसके बाद क्लास में बड़ी गहरी खामोशी छा गई। फिर अम्बridge रेशमी आवाज में बोली, मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है कि एक और हफ्ते की सजा से तुम्हें फायदा होगा। हैरी के हाथ का घाव मुश्किल से भरा था और अगली सुबह तक उसमें से एक बार फिर खून बहने लगा था। उसने शाम की सजा के दौरान कोई शिकायत नहीं की। उसने ठान लिया था कि वो अम्बridge को ये संतुष्टि नहीं देगा। उसने बार बार लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि हर अक्षर के साथ उसका घाव गहरा होता गया, लेकिन उसके होठों से एक भी आवाज नहीं निकली। दूसरे सप्ताह की सजाओं का सबसे बुरा पहलू एंजेलिना की प्रतिक्रिया थी। जैसे कि जॉर्ज ने भविष्यवाणी की थी। जैसे ही हैरी सोमवार को नाश्ते के लिए गरुड़द्वार की टेबल पर पहुंचा, उसने उसे घेर लिया और इतनी जोर से चिल्लाई कि प्रोफेसर मैकगोनागल स्टाफ टेबल से उठकर उनके पास आ गई। मिस जॉनसन, बड़े हॉल में हंगामा मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गरुड़द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर, उसने एक बार फिर खुद को सजा दिलवा दी है। यह क्या है पॉटर? प्रोफेसर मैकगोनागल ने तीखी आवाज में हैरी की तरफ मुड़ते हुए पूछा। सजा किसने दी? प्रोफेसर अम्बridge ने। हैरी बुदबुदाया और प्रोफेसर मैकगोनागल के चौकोर फ्रेम वाले चश्मे के पीछे दिख रही मनकेदार आंखों से बचता रहा। क्या तुम यह बता रहे हो? उन्होंने अपनी आवाज नीचे करते हुए कहा ताकि उनके पीछे बैठे जिज्ञासु चीलघात वाले उनकी बात न सुन पाए, कि पिछले सोमवार को मेरी चेतावनी के बावजूद तुमने प्रोफेसर अम्बridge की क्लास में संयम खो दिया। हाँ, हैरी फर्श की तरफ देखते हुए बुदबुदाया। पॉटर, तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, वरना तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे।
गरुड़द्वार के 5 पॉइंट और कम। लेकिन क्या प्रोफेसर? नहीं, हैरी ने कहा और इस अन्याय पर तैश में आ गया। जब वे मुझे सजा दे ही रही हैं तो फिर आप पॉइंट कम क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि सजाओं का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने रूखेपन से कहा। नहीं पॉटर, अब शिकायत में एक भी शब्द मत बोलना। और मिस जॉनसन, भविष्य में तुम क्विडिच पिच पर ही चिल्लाना, वरना तुम्हारी टीम की कप्तानी खतरे में पड़ जाएगी। प्रोफेसर मैकगोनागल स्टाफ टेबल की ओर लौट गई। एंजेलिना ने हैरी को गहरी हिकारत से देखा और वह भी चली गई। इसके बाद हैरी रॉन के पास बेंच पर बैठ गया और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। उन्होंने गुरुद्वार के पॉइंट कम क्यों किए? क्योंकि मेरे हाथ का घाव हर रात को खुल रहा है? यह कहाँ का इंसाफ है? मैं जानता हूँ दोस्त, रॉन ने हैरी की प्लेट में बेकन डालते हुए सहानुभूति से कहा। उनका दिमाग घूम गया है। बहरहाल हरमाइनी कुछ नहीं बोली और दैनिक जादूगर के पन्ने पलटती रही। तुम्हें क्या लगता है मैकगोनागल ने सही किया है ना? हैरी ने गुस्से से कॉर्नेलियस फज की तस्वीर से कहा, जिसके पीछे हरमाइनी का चेहरा छिपा था। मैं यह तो नहीं चाहती थी कि वे तुम्हारे पॉइंट कम करें, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें सही चेतावनी दे दी है कि तुम अम्बरिज की क्लास में खुद पर काबू रखो। हरमाइनी की आवाज आई, लेकिन उसका चेहरा अब भी फज की तस्वीर के पीछे छिपा हुआ था, जो भाषण देते समय तेजी से हाथ लहरा रहे थे। सम्मोहन के पूरे पीरियड में हैरी ने हरमाइनी से बात नहीं की, लेकिन रूपांतरण की क्लास में दाखिल होने के बाद वह भूल गया कि वो उससे नाराज था। प्रोफेसर अम्बरिज तथा उनका क्लिपबोर्ड एक कोने में थे और उन्हें देखकर उनके दिमाग से नाश्ते की घटना निकल गई। बहुत बढ़िया, रॉन फुसफुसाया जब वे अपनी रोज की सीटों पर बैठ गए। देखते हैं अम्बरिज का क्या हाल होता है। प्रोफेसर मैकगोनागल जब कमरे में दाखिल हुई तो ऐसा नहीं लगा कि उन्हें प्रोफेसर अम्बरिज के वहां होने की जानकारी है। बस काफी है, उन्होंने कहा और तत्काल खामोशी छा गई। मिस्टर फिनिगन, यहाँ आओ और सभी विद्यार्थियों को उनके होमवर्क की कॉपी बांट दो। मिस ब्राउन, चूहे के इस बक्से को ले जाओ। बेवकूफ मत बनो लड़की, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हर विद्यार्थी को एक एक दे दो। प्रोफेसर अम्बरिज ने उसी मूर्खतापूर्ण खांसी का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने सत्र की पहली रात को डंबलडोर के भाषण में व्यवधान डाला था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सीमस ने हैरी का निबंध उसे दिया। हैरी ने सीमस की तरफ देखे बिना उसे ले लिया। उसे देखकर राहत मिली कि आखिर उसे ए मिल गया था। अच्छा, तो सभी लोग ध्यान से सुनो। डीन थॉमस, अगर तुम उस चूहे के साथ दोबारा यही हरकत करोगे तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगी। तुम में से ज्यादातर लोग अपने घोंघों को सफलतापूर्वक ओझल कर चुके हो। जिन लोगों के घोंघों का थोड़ा बहुत आवरण बच गया है, वे भी मंत्र के मूल तत्व को समझ चुके हैं। आज हम लोग प्रोफेसर अम्बरिज बीच में बोली। हाँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने पलटते हुए कहा। उनकी भुहें इतनी करीब आ गई थी कि एक लंबी रेखा नजर आ रही थी। मैं सोच रही थी कि प्रोफेसर, कि क्या आपको मेरी वो चिट्ठी मिल गई जिसमें मैंने आपको इंस्पेक्शन की तारीख और समय बताया था? जाहिर है मुझे चिट्ठी मिल गई थी, वरना मैं आपसे पूछती कि आप मेरे क्लासरूम में क्या कर रही हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और अम्बरिज की तरफ पीठ मोड़ ली। कई विद्यार्थियों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। जैसा मैं कह रही थी, आज हम लोग चूहों को ओझल करने का ज्यादा मुश्किल अभ्यास करेंगे। अब ओझल मंत्र। प्रोफेसर ने तैश में आकर प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर आप बार बार बीच में बाधा डालती रहेंगी तो आपको मेरे पढ़ाने के तरीके का पता कैसे चलेगा? देखिए, मैं अपने बोलते समय आमतौर पर दूसरों को बोलने की इजाजत नहीं देती हूँ। प्रोफेसर अम्बरिज को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। वे कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने अपने क्लिपबोर्ड पर रखे चंपत्र को सीधा किया और उस पर तेजी से लिखने लगी। बिना किसी चिंता के प्रोफेसर मैकगोनागल एक बार फिर विद्यार्थियों को संबोधित करने लगी। जैसा मैं कह रही थी, ओझल मंत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस जानवर को ओझल करना है। अगर जानवर जटिल है तो ओझल मंत्र का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। गूंगे की रीढ़ नहीं होती, इसलिए उसे ओझल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चूहा स्तनधारी प्राणी है, इसलिए उसे ओझल करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है। इस काम को करते समय तुम यह कल्पना नहीं कर सकते हो कि डिनर के समय तुम्हें खाने को क्या मिलेगा। अच्छा, तो मंत्र तुम सभी को मालूम है। अब मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम लोग इसका प्रयोग कैसे कर सकते हो। वे मुझे अम्बरिज के सामने संयम बरतने के बारे में भाषण कैसे दे सकती हैं? हैरी रॉन से बुदबुदा कर बोला, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल के प्रति उसका गुस्सा पूरी तरह से काफूर हो गया था। प्रोफेसर अम्बरिज क्लास में प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे उस तरह नहीं घूमी जैसा उन्होंने प्रोफेसर ट्रेलॉनी के साथ किया था। शायद उन्हें यह एहसास हो गया था कि प्रोफेसर मैकगोनागल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। बहरहाल कोने में बैठे बैठे वे बहुत सारे नोट्स लिखती रही और जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने आखिरकार विद्यार्थियों को अपने बस्ते बंद करने को कहा तो अम्बरिज अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लेकर उठी। लो, अब खेल शुरू होता है,
रॉन ने कहा और एक लंबे कसमसाते चूहे को पूंछ से पकड़कर उस बक्से में डाल दिया जो लेवेंडर लेकर घूम रही थी। जब वे क्लासरूम से बाहर निकले तो हैरी ने देखा कि प्रोफेसर अम्ब्रिज टीचर की डेस्क के पास जा रही थी। उसने रॉन को कोहनी मारी, जिसने हरमाइनी को कोहनी मारी, और तीनों बातें सुनने के लिए जानबूझकर पीछे रुक गए। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने पूछा, आप हॉगवर्ट्स में कब से पढ़ा रही हैं? इस दिसंबर में 39 साल हो जाएंगे, प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपने बैग को झटके से बंद करते हुए कहा। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने यह बात लिख ली। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा। आपको अपने इंस्पेक्शन के परिणाम 10 दिन के भीतर मिल जाएंगे। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, प्रोफेसर मैगोनिगल ने ठंडी और उदासीन आवाज में कहा तथा तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम तीनों जल्दी करो, उन्होंने कहा और हैरी, रॉन तथा हरमाइनी को बाहर निकाल दिया। हैरी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और वह कसम खाकर कह सकता था कि वे भी बदले में मुस्कुराई थीं। उसने सोचा कि अगली बार वो अम्बरीश से शाम की सजा के दौरान ही मिलेगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत था। जब वे लोग जादुई प्राणी की देखभाल की क्लास के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे तो अम्बरीश और उनका क्लिपबोर्ड प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पास उनका इंतजार कर रहा था। जब हैरी उस टेबल पर पहुंचा जहां टहनियों जैसे दिखते कास्ट जीव वुड स्लाइस की तलाश में इधर उधर खरोच रहे थे, तो उसने सुना कि अम्बरीश प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक से पूछ रही थी, आमतौर पर आप यह क्लास नहीं लेती हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। उनके हाथ पीछे बंधे थे और वे अपनी एड़ी के बल उछल रही थी। मैं प्रोफेसर हेड्रिक की जगह पर अस्थायी टीचर हूँ। हैरी ने रॉन और हरमाइनी की तरफ परेशानी से देखा। मेलफॉय फुसफुसाकर क्रैबोगोयल से कुछ बोल रहा था। उसे निश्चित रूप से मजा आ रहा होगा कि उसे मंत्रालय के सदस्य के सामने हैग्रिड के बारे में उल्टी सीधी बात करने का मौका मिल रहा है। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने अपनी आवाज नीची कर ली, हालांकि हैरी अब भी उनकी आवाज स्पष्टता से सुन सकता था। मैं सोच रही थी कि हेडमास्टर इस बारे में मुझे न जाने जानकारी क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि प्रोफेसर हैग्रिड की इतनी लंबी छुट्टी का कारण क्या है? हैरी ने देखा कि मेलफॉय का उत्सुक चेहरा ऊपर की ओर था और अम्ब्रिज तथा ग्रबली प्लैंक को गौर से देख रहा था। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। मैं भी इस बारे में उतना ही जानती हूँ जितना कि आप। डंबलडोर ने उल्लू भेजकर मुझसे पूछा था कि क्या मैं 2 सप्ताह के लिए यहाँ पढ़ा सकती हूँ। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे बस इतना ही मालूम है। अच्छा, तो अब मैं पढ़ाना शुरू करूँ? हाँ हाँ, प्रोफेसर अम्ब्रिज ने अपने क्लिप बोर्ड पर लिखते हुए कहा। अम्ब्रिज ने इस क्लास में एक अलग नीति अपनाई। वे विद्यार्थियों के बीच घूमी और उनसे जादुई प्राणियों के बारे में सवाल पूछने लगी। ज्यादातर विद्यार्थियों ने अच्छी तरह जवाब दिया, जिससे हैरी का मनोबल थोड़ा बढ़ गया। कम से कम विद्यार्थी हैग्रिड को नीचा नहीं दिखा रहे थे। डीन थॉमस से लंबी पूछताछ के बाद प्रोफेसर अम्ब्रिज ने प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पास आते हुए पूछा, स्टाफ की अंशकालीन सदस्य और निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति होने के नाते आपको कुल मिलाकर हॉगवर्ट्स कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि स्कूल का मैनेजमेंट आपको पर्याप्त समर्थन देता है? ओह हाँ, डंबलडोर बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने उत्साह से कहा। हाँ, यहाँ जिस तरह से स्कूल चलाया जाता है मैं उससे खुश हूँ, सचमुच बहुत ही खुश। अम्ब्रिज ने हैरान होकर अपने क्लिपबोर्ड पर एक छोटी टिप्पणी लिखी और आगे कहा, और आप इस साल इस क्लास में और क्या पढ़ाने वाली हैं अगर प्रोफेसर हैग्रिड नहीं लौटते हैं तो? मैं उन्हें उन प्राणियों के बारे में पढ़ाऊंगी जिनके बारे में OWL में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। ज्यादा नहीं बचा है। वे यूनिकॉर्न और स्वर्ण खोजियों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने सोचा है कि हम पोरलॉक्स और नीजल्स का अध्ययन करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि वे क्रब्स और नाल्स को पहचान सकें। अच्छा, कम से कम आप तो जानती है कि आप क्या कर रही हैं, प्रोफेसर अम्ब्रिज ने कहा और यह स्पष्ट दिख रहा था कि उन्होंने अपने क्लिपबोर्ड पर सही का निशान लगाया था। हैरी को उनका आप पर जोर डालना पसंद नहीं आया। उसे यह तो और भी कम पसंद आया कि उन्होंने अगला सवाल ग्वाइल से पूछा। मैंने सुना है कि इस क्लास में बच्चों को चोट भी लगी है। ग्वाइल मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा दिया। उसकी तरफ से मेलफॉय जल्दी से जवाब देने लगा। मुझे लगी थी, उसने कहा। एक गरुड़ अश्व ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया था। गरुड़ अश्व ने? प्रोफेसर अम्ब्रिज ने कहा, जो अब तेजी से लिखने लगी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह इतना मूर्ख था कि इसने हैग्रिड के निर्देश सुने ही नहीं थे। हैरी ने गुस्से से कहा। रॉन और हरमाइनी दोनों की ही आह निकल गई। प्रोफेसर अम्ब्रिज ने अपना सिर धीरे से हैरी की दिशा में घुमाया। मुझे लगता है तुम्हें एक और रात की सजा देनी होगी, उन्होंने धीरे से कहा। अच्छा प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि मुझे बस इतनी ही जानकारी चाहिए थी। आपको 10 दिन के भीतर इंस्पेक्शन के परिणाम मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा और प्रोफेसर अम्ब्रिज घास के मैदान को पार करते हुए महल की तरफ चल दी। हैरी आधी रात के बाद अम्ब्रिज के ऑफिस से बाहर निकला।
उसके हाथ से अब इतना खून बह रहा था कि उस पर बंधे स्कार्फ पर भी दाग लग चुके थे। लौटते समय उसे गुरुद्वारा हॉल के खाली होने की उम्मीद थी, लेकिन रॉन और हरमाइनी वहां बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें देखकर खुश हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि हरमाइनी आलोचना के बजाय सहानुभूति की मुद्रा में दिख रही थी। यह लो, उसने चिंता से कहा और उसकी तरफ पीले द्रव से भरा एक प्याला बढ़ा दिया। अपना हाथ इसमें डुबा लो, यह मर्टलेप के तंतुओं का काढ़ा है, इससे मदद मिलेगी। हैरी ने अपने खून से सने दुखते हाथ को जैसे ही प्याले में डाला, उसे राहत का अद्भुत एहसास हुआ। क्रुक्षेंस उसके पैरों से लिपट गई और उछलकर उसकी गोद में बैठ गई। शुक्रिया, उसने कृतज्ञता से कहा और अपने बाएं हाथ से क्रुक्षेंस के कान खुजा दिए। रॉन धीमी आवाज में बोला, मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें इस बारे में शिकायत करनी चाहिए। नहीं, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। मैगोनिकल को अगर पता चल गया तो वे खूब गुस्सा होंगी। हाँ, शायद वे गुस्सा होंगी, हैरी ने बोझिल तरीके से कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है अम्बरिज को एक और कानून पास करवाने में कितना समय लगेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि जो भी सर्वोच्च प्रशासक के बारे में शिकायत करेगा उसे तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रॉन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला और एक पल बाद उसने हार कर अपना मुंह बंद कर लिया। वह अम्बरिज औरत भयंकर है, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। भयंकर? तुम जानते हो, जब तुम अंदर आए थे तो मैं रॉन से कह रही थी हमें उसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। रॉन ने गंभीरता से कहा। मैंने तो जहर देने का सुझाव दिया था, हरमाइनी बोली। नहीं, मेरा मतलब है हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए कि वे कितनी बुरी टीचर हैं। वे जिस तरह पढ़ा रही हैं उस तरह से हम अपनी रक्षा करना कभी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम इस बारे में कर भी क्या सकते हैं, रॉन ने जम्हाई लेते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है ना? उन्हें नौकरी मिल गई है, अब वे यहीं पर रहेंगी, फज उनके पीछे हैं। देखो, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा। तुम जानते हो, मैं आज सोच रही थी। उसने हैरी की तरफ थोड़ी घबराहट से देखा और फिर आगे बोलने लगी। मैं सोच रही थी शायद अब समय आ गया है कि हमें यह काम खुद करना चाहिए। क्या खुद करना चाहिए? हैरी ने शंका से पूछा, जो अब भी अपने हाथ को मर्लटेप काढ़े से हिला रहा था। हरमाइनी ने कहा, गुप्त कला से रक्षा करना खुद सीखना चाहिए। छोड़ो भी, रॉन कराहते हुए बोला। तुम हमें अतिरिक्त काम देना चाहती हो? क्या तुम्हें एहसास है कि हैरी और मैं होमवर्क में कितने पीछे चल रहे हैं, जबकि अभी इस सत्र का दूसरा सप्ताह ही हुआ है, हरमाइनी ने आवेश में कहा। लेकिन यह होमवर्क से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हैरी और रॉन उसकी तरफ मुंह खोलकर देखते रहे। रॉन बोला, मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में होमवर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज हो भी सकती है। हरमाइनी बोली, मूर्खों जैसी बात मत करो, होमवर्क से भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। हैरी यह देखकर आशंकित हो गया कि यह कहते समय हरमाइनी के चेहरे पर वैसा ही उत्साह दिख रहा था जैसा OWL के बारे में बातें करते समय दिख रहा था। हरमाइनी आगे बोली, यह खुद को तैयार करने के बारे में है, जैसा हैरी ने अम्बरिज की पहली क्लास में कहा था। हमें खुद को उस चीज के लिए तैयार करना है जो बाहर हमारा इंतजार कर रही है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हम सचमुच अपनी रक्षा कर रहे हैं। अगर हम 1 साल तक कुछ नहीं सीखते हैं, हम अपने आप ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते हैं, रॉन ने हारी हुई आवाज में कहा। मेरा मतलब है हम लाइब्रेरी में जाकर मंत्र खोज सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, हरमाइनी ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है रॉन, अब हम उस दौर को पार कर चुके हैं जहां हम सिर्फ पुस्तकों से सीख सकते हैं। अब हमें एक टीचर की जरूरत है, एक अच्छे टीचर की, जो हमें दिखा सके कि मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है और हमारी गलतियों को सुधार सके। हैरी ने कहना शुरू किया। अगर तुम्हारा इशारा ल्यूपिन की तरफ है। नहीं नहीं, मेरा इशारा ल्यूपिन की तरफ नहीं है, हरमाइनी ने कहा। वे समूह के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं और वैसे भी हम उसे हॉग्समीड के वीकेंड पर ही मिल सकते हैं। यह काफी नहीं होगा, हैरी ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर पूछा। तो फिर कौन? हरमाइनी ने एक गहरी आह भरी। क्या यह स्पष्ट नहीं है? उसने कहा। हैरी, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ है। एक पल खामोशी छाई रही। रॉन के पीछे रात की हल्की हवा खिड़कियों के पल्ले खड़खड़ाती रही और आग कड़कड़ाती रही। कैसा इशारा? हैरी ने पूछा। मैं ये कह रही हूँ कि तुम हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रशिक्षण दो। हैरी ने उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर वो रॉन की तरफ मुड़ा। वह उलझन में आ गया था और रॉन से निगाह मिलाकर मुस्कुराना चाहता था। जब हरमाइनी SPEW जैसी अजीबोगरीब योजनाओं का प्रस्ताव रखती थी तो कई बार वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा लेते थे। बहरहाल इस बार हैरी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉन जरा भी उलझन या परेशानी में नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसकी भौहें उठी हुई थी, जैसे वह सोच रहा हो। फिर उसने कहा, यह अच्छा विचार है। हैरी ने पूछा, कौन सा विचार अच्छा है? रॉन ने कहा,
यही कि तुम हमें इस विषय का प्रशिक्षण दो। लेकिन हैरी अब मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि वे दोनों मिलकर उसकी टांग खींच रहे हैं। लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, हरमाइनी ने कहा। हैरी, तुम गुप्त कलाओं से रक्षा विषय में 5th ईयर के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। मैं? हैरी ने कहा। अब वो और भी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। नहीं, मैं नहीं हूँ। हर टेस्ट में तो तुम्हें मुझसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। सच तो यह है कि ऐसा नहीं है, हरमाइनी ने शांत आवाज में कहा। तुमने मुझे 3rd ईयर में पछाड़ दिया था, याद करो। हॉगवर्ट्स में सिर्फ उसी साल हम दोनों ने एक ऐसे टीचर के सामने परीक्षा दी थी जो विषय का ज्ञाता था। लेकिन मैं परीक्षाओं और टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ हैरी। जरा सोचो तो सही, तुमने कितना कुछ किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मुझे लगता है मैं इतने मूर्ख व्यक्ति से नहीं पढ़ना चाहूंगा जो इतनी आसान बात का भी मतलब ना समझ पाए, रॉन ने हरमाइनी से कहा और धीरे से मुस्कुराया। फिर वो हैरी की तरफ मुड़ा। इस बारे में सोचते हैं, उसने कहा और ग्वाइल के ध्यान केंद्रित करने जैसा चेहरा बना लिया। 1st ईयर में तुम जानते हो कौन से पारस पत्थर बचाया था? लेकिन वो तो खुशकिस्मती थी, हैरी ने कहा, वो योग्यता नहीं। 2nd ईयर में, रॉन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने काल दृष्टि को मारा था और रीडल को खत्म किया था। हाँ, लेकिन अगर ज्वाला समय पर नहीं आता तो मैं। 3rd ईयर में, रॉन ने और तेज आवाज में कहा, तुमने एक साथ लगभग 100 दम पिशाचों से लड़ाई की थी। तुम जानते ही हो वो एक संयोग था, अगर काल परिवर्तक नहीं होता। पिछले साल, रॉन ने कहा, जो अब लगभग चिल्लाने लगा था, तुमने एक बार फिर तुम जानते हो कौन से लड़ाई की। मेरी बात सुनो, हैरी ने लगभग गुस्से से कहा, क्योंकि रॉन और हरमाइनी दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तुम मेरी बात सुनो, ठीक है? जब तुम इस तरह से कहते हो तो ये बहुत तारीफ भरी बात लगती है, लेकिन दरअसल यह सब खुशकिस्मती थी। आधे समय तो मैं यह भी नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। मैंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी, मैंने तो बस वही किया जो मेरे दिमाग में आया, और मुझे लगभग हमेशा मदद भी मिली। रॉन और हरमाइनी अब भी मुस्कुरा रहे थे। अब हैरी का पारा चढ़ने लगा, हालांकि उसे पता नहीं था कि वह तक गुस्सा क्यों हो रहा था। इस तरह से मत मुस्कुराओ जैसे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं वहां पर था, ठीक है? उसने गर्मी से कहा। मैं जानता हूं कि क्या हुआ था, ठीक है? और मैं ये सब काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं गुप्त कलाओं से रक्षा में बहुत कुशल था। मैं दरअसल इसलिए सफल हो पाया क्योंकि सही समय पर मदद मिल गई, या मेरा अंदाजा सही निकला था। ये सब काम संयोग से हुए थे, मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। हंसना बंद करो। मलटेप काढ़े का प्याला फर्श पर गिरकर टूट गया। हैरी को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि वह खड़ा हो चुका था। हालांकि उसे याद नहीं था कि वह कब खड़ा हुआ था। क्रूकशैंस एक सोफे के नीचे दुबक गई थी। रॉन और हरमाइनी की मुस्कुराहटें ओझल हो गई थी। तुम यह नहीं जानते हो कि ये सब कैसा था? तुम दोनों नहीं। तुमने कभी उसका सामना नहीं किया है ना? तुम सोचते हो कि सब कुछ मंत्र याद करके और उन्हें उसकी तरफ देखकर बोलने से काम हो जाता है, जैसे क्लास में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त आप सिर्फ इतना जानते हो कि आपके और मौत के बीच में कुछ नहीं है सिवाय आपके दिमाग या हौसले या जो भी चीज हो। कोई भी तार्किक ढंग से नहीं सोच सकता। अगर उसे पता हो कि उसकी हत्या एक पल में हो सकती है, या उसे एक पल में यातना दी जाने वाली हो, या उसके दोस्तों को मारा जाने वाला हो। टीचर्स ने हमें अपनी क्लास में यह कभी नहीं सिखाया कि इस तरह की चीजों का सामना कैसे करना है। और तुम दोनों यहाँ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मैं बहुत चतुर हूँ, इसलिए जिंदा बच गया, और डिगोरी मूर्ख था इसलिए मर गया। तुम ये समझ ही नहीं पाए कि अगर वोल्डेमॉर्ट को मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं भी डिगोरी जितनी ही आसानी से मर गया होता। हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे दोस्त, रॉन ने हतप्रभ दिखते हुए कहा। हम डिगोरी का माखौल नहीं उड़ा रहे थे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तुम हमारी बात का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल रहे हो। उसने हरमानी की तरफ असहाय तरीके से देखा, जिसका चेहरा स्तब्ध था। हैरी, उसने कतार अंदाज में कहा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? इसी कारण तो हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि उसका सामना, वो वोल्डेमॉर्ट का सामना करना दरअसल कैसा होता है। पहली बार हरमाइनी ने वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया था, और दूसरी किसी चीज के बजाय। इससे हैरी शांत हो गया। गहरी सांसें लेते हुए वह अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया, और ऐसा करते समय उसका ध्यान इस तरफ गया कि अब उसका हाथ दोबारा तेजी से दुखने लगा था। वह सोच रहा था कि काश उसने मलटेप काढ़े के प्याले को नहीं तोड़ा होता। अच्छा, तो इस बारे में सोचना, हरमाइनी ने धीरे से कहा, प्लीज। हैरी को समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। वो पहले ही गुस्से में कई बातों पर शर्मिंदा हो रहा था। उसने सिर हिला दिया, हालांकि उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो किस बात से सहमत हो रहा है। हरमाइनी उठकर खड़ी हुई। अच्छा, तो मैं सोने जाती हूँ, उसने कहा। वो अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, गुड नाइट। रॉन भी खड़ा हो गया। चल रहे हो? उसने हैरी से अजीब तरीके से पूछा।
हाँ, हैरी ने कहा। 1-2 मिनट में इसे साफ करके आता हूँ। उसने फर्श पर बिखरे प्याले के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। रॉन सिर हिलाकर चला गया। हैरी ने चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों की तरफ अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा, मरम्मतों। टुकड़े उड़कर जुड़ गए और प्याला फिर से नया हो गया, हालांकि अब उसमें मलटिप काढ़ा नहीं था। हैरी को अचानक इतनी थकान महसूस होने लगी कि उसका मन हुआ वहीं कुर्सी पर लुढ़क कर सो जाए। बहरहाल वो अपनी पूरी ताकत बटोर कर उठा और रॉन के पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी रात एक बार फिर बेचैनी से गुजरी। उसे लंबे गलियारों और बंद दरवाजों के सपने दिखे। जब हैरी अगले दिन जागा तो उसका निशान एक बार फिर दुख रहा था।